अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कराची में सियासी मामला बहुत पेचीदा रहे हैं, ख़ास करके मेयर और डिप्टी मेयर के जो इलेक्शन थे। पहले तो बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बहुत सी बातें होती रही हैं, फिर उसके बाद मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची के हवाले से बहुत सी पेचीदगियाँ रहीं, ख़ास करके दो जमातों में। एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी थी जमात इस्लामी। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को कह रही थी कि ये धांधली कर रहे हैं और इनके साथ पर तमाम मशीनरी मिली हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ में कह रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल किसी न किसी तरीक़े से ये इलेक्शन पाए तकमील तक पहुँचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मेयर कराची की हैसियत से मुंतखब हो गए और हलफ बर्दारी भी हो गई, और उसके साथ साथ डिप्टी मेयर भी मुंतखब हो गए, जो कि सलमान मुराद हैं। सलमान मुराद मरहूम शहीद जनाब मुराद बलोच के साहबजादे हैं, और काफ़ी अरसे से वो कराची के यानी कि बहुत से ओहदों पे भी फायज रहे हैं। और जबकि इससे पहले जो अब मेयर बने मुर्तज़ा वहाब, इससे पहले कराची के वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। अब ये सियासत जो है मज़ीद आगे बढ़ रही है और एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ये जो इलेक्शन हुए हैं शफाफ इलेक्शन हुए हैं, अगर कुछ वोटर्स नहीं आए यानी कि चेयरमैन जो मुंतखब किए गए थे अगर वो नहीं आए तो उसमें गलती जमात इस्लामी के, हमारे वोट्स पूरे थे और इसलिए हम जीत गए हैं। जबकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब का कहना ये है कि जी हमारे साथ थोड़ी सी धोखेबाजी हुई है और हमारे जो चेयरमैन थे उनको हिरासा किया गया है। लेकिन बहरहाल बात कुछ भी हो तो ये जो ऊँट था वो अब इस करवट बैठ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। लेकिन जब भी कराची का कोई इलेक्शन होता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी फ़िक्रमंद होते हैं कि ये पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके हवाले से वहाँ से भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। और इस वक्त जब कराची का मेयर का मसला था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो फ़िक्रमंद थे कि मेयर किसका आएगा। तो यहाँ पे सियासत के हवाले से जहाँ पाकिस्तान में बात होती है गैर मुमालिक में भी बात होती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जो कि अमेरिका में पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब। और आपको ये भी बता दें कि ये सियासी तज्ज़िया कार भी हैं और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते हैं और आज भी इनकी कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाए। अमेरिका की कांग्रेस खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन और माइकल मिकाओ के ये खुसूसी नुमाइंदे भी हैं जो इनको बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब। मुश्तबा साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी मुकम्मल आवाज़ सुनाई दे रही है और आपका जो बुनियादी इंट्रो था उसके अंदर चंद चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। मुर्तज़ा वहाब साहब के मरहूम वालिद साहब वहाब सिद्दीकी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं और जामे कराची की तारीख पे मैं एक तारीखी वाक़या आपको बताना चाहता हूँ जिससे बड़ा रेलेवेंट है। वो ये कि 1976 में 1976 में कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात हुए थे और मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे मद्दे मुकाबिल जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, इनके वालिद साहब। और उन इलेक्शंस के अंदर उन्होंने विड्रॉ किया था और दूसरा कैंडिडेट महमूद था जो मेरे मुकाबले में 5000 वोट की लीड से हार गया था।
تو مرتضی وہاب صاحب کے والد صاحب بہت اچھے اسپیکر تھے اور بڑے اچھے ساتھی تھے، اور ان کی جامع والدہ کراچی بھی کے ان کی کرتا تھے۔ والدہ بھی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے سیاست سے بھی وابستہ رہی۔ ان کی والدہ فوزیہ وہاب صاحبہ ہم لوگوں سے جونیئر تھیں، اور جامع کراچی کی طلبہ یونین جو ہمارے بعد آئی اس میں آرٹس فیکلٹی کی فیکلٹی ریپرزنٹیٹو تھیں، تو خاندانی طور پہ ان کے گھر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی جیت یا ہار ایک الگ ایشو ہے۔ اس پورے مرحلے کے اندر جو چیز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پاکستان کے اندر جو ہوئے، یہ انتخابات کس ایشو کی بنیاد پر ہوئے؟ کوئی ایشوز تھے جو کراچی کے تھے جس کی بنیاد پہ عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کس پارٹی کو زیادہ ایشوز کو سالو کرنے کا ریزالو اس کے اندر ہے، یا وہ سالو کر سکتی ہے کراچی کے مسائل کو، اس کی بنیاد پہ ووٹ ڈالا گیا، یا کراچی کے اندر جو انتخابات ہوئے وہ نظریاتی بنیاد پر ووٹ ڈالا گیا؟ یعنی نظریاتی بنیاد یہ کہ ہمارے ہاں دو بڑے گروپس ہیں نظریاتی طور پہ، ایک کنزرویٹو گروپ ہے پالیٹکس کے اندر اور دوسرا لبرل گروپ ہے۔ کنزرویٹو گروپس کے اندر بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں، اور لبرل گروپ کے اندر تمام کی تمام وہ جماعتیں آ جاتی ہیں جو لبرلزم پہ بلیو کرتی ہیں۔ تو کیا یہ انتخابات آئیڈیولوجیکل گراؤنڈز پہ تھے، ایشوز کے گراؤنڈز پہ تھے، یا پارٹی لائنز پر لوگوں کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں توفیق الدین صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور اس وقت یہ الیکشن جیتے بھی ہیں، یعنی کہ ایز اے چیئرمین کا الیکشن بھی جیتے ہیں، تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا کہ آپ تشریف لائے، توفیق الدین صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پہلی بار میرے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا پہلے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب آپ سے۔ ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ کیا گہما گہمی رہتی ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے ایشوز کو نظریاتی بنیاد پہ اور مسائل کی بنیاد پہ ضرور دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی ویژنری لیڈر ہے جو پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح صوبے کے مسائل اور شہر کے مسائل ہیں یا شہری گورنمنٹ کے مسائل ہیں۔ اس وقت کراچی کے اندر جو صورتحال ہے اس کی جو کچھ بھی محرکات ہیں اس کے اندر دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہ سکسیسو گورنمنٹ جو کراچی میں آتی رہی اس نے کراچی کے بنیادی مسائل کو ریزالو نہیں کیا، اور نظریاتی بنیاد پر کراچی کا جو کلچر تھا وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا رہا۔ تو کیا ہم سیاسی محاذ پر کسی طرح اس چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور سیاست کے اندر لوگوں کی تبدیلی، پارٹیز کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن کیا کراچی پروگریس کر رہا ہے؟ کیا کراچی ترقی کی راہوں پہ چل رہا ہے؟ یہ ہمارا بڑا بنیادی سوال ہونا چاہیے، اور جو کہ اوورسیز پاکستانی جی آپ نے کہا کہ کراچی کیا ترقی کر رہا ہے، کراچی کیا اس کا نام کیا وہ اپنے کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ یہی سوال لے کے میں توفیق الدین صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے الیکشن تو بڑا بھرپور لڑا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ بھی بڑے اچھے حاصل کیے، لیکن یہ کیا وجوہات رہیں کہ آپ کے یعنی کہ وہاں پہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا کہا تھا وہ لوگ وہاں پہ نہ پہنچ سکے؟ لیکن باتیں تو بہت ساری کی جا رہی ہیں کہ جی ایسا ہوا اور ایسا ہوا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب کی بات کو تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے جس بے چینی کا اظہار کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، کہ وہ اپنے اندر بے چینی محسوس کرتے ہیں اس سارے حالات کے اندر، اور خاص طور پہ یہ جو بھی حالیہ بلدیاتی انتخابات شہر کراچی کے اندر ہوئے ہیں، اور وہ اس کو نظریاتی تناظر کے اندر شہر کراچی میں دیکھتے ہیں۔ بس چونکہ ہمارے ہاں جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں تو بالعموم جنرل انتخابات میں تو ایک نظریاتی چھاپ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ پر لگائی جاتی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے کہ کس نظریے کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جب بلدیاتی انتخابات کی ہم بات کرتے ہیں
تو بلدیاتی انتخابات میں لوگ ان لوگوں کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں ووٹ ڈالنے میں، ان کو زیادہ جو ہے پسند کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ امانت، دیانت اور خدمت کرنے والے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے 3 دفعہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ میئر آئے، چونکہ یہ گلی محلوں کے انتخابات ہوتے ہیں اور گلی محلوں میں بہت کلوز لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کو جان رہے ہوتے ہیں، تو اس جان پہچان کی بنیاد پر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کے امیدواران جو ہے وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بہتر، اور الحمدللہ اسی لیے ہم اس شہر کے اندر 3 دفعہ، ہمارے 2 دفعہ ستار افغانی صاحب میئر منتخب ہوئے اور 1 دفعہ نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ اس شہر کے میئر منتخب ہوئے، اور یہ چوتھی بار تھا کہ جس میں اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس شہر کا میئر منتخب ہونا تھا۔ آپ عدد و شمار کی طرف آئیے، اب آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم چلتے ہیں پہلے عدد و شمار کی طرف کہ شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور پیپلز پارٹی نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ جماعت اسلامی کا جو الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ تھا تو ان کی مل کر کتنی سیٹیں تھیں، اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ جو اتحادی تھے ان کے مل کر جو ہے کتنی سیٹیں تھیں۔ جماعت اسلامی اور اس کے اتحادی نے اس شہر کے اندر 9 لاکھ ووٹ حاصل کیے، پیپلز پارٹی نے 3,16,000، یعنی کہ 1/3 کی میجورٹی سے یہ اتحاد جو ہے وہ اپنی برتری رکھتا ہے اس شہر کے اندر۔ 9 لاکھ اور 3 لاکھ یہ ڈیفرنس آپ جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کی صحیح ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اتنے ووٹ حاصل کیے، لیکن جو مین جب ووٹنگ ہوتی ہے میئر کے لیے تو وہاں پہ تو کم رہے نا سر۔ میں آتا ہوں اسی طرف ہی، میں وہ صورتحال کوئی بھی ہو، لیکن اس پوائنٹ کو تو دیکھا جائے گا نا قانونی نقطے سے۔ میں اسی طرف ہی آتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ذہن کے اندر جو ایک چیز پہلے سے پنہا تھی نا، انہوں نے اس کو ٹارگیٹڈ کر کے شہر کراچی کے اوپر یہ شب خون مارا ہے۔ آپ ڈی لیمیٹیشن سے شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کے ڈومینیٹڈ ایریاز تھے جن کو یہ سمجھتے تھے، وہاں کی آپ ڈی لیمیٹیشن دیکھیں گے تو 8,000 10,000 میکسیمم 15,000 کے اوپر جو ہے وہ ایک یو سی بنی ہے، اور وہ ایریاز کے جہاں سے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں سے ان کو ووٹ بینک ان کا نہیں ہے، 85,000 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک یو سی بنائی ہے۔ 45,000 سے کم کوئی یو سی ایسی نہیں تھی کہ جس میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہوں۔ اسی لیے آپ جب ووٹ کے تناسب پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ڈیفرنس جو نظر آئے گا۔ تو پہلی تو دھاندلی انہوں نے شروع میں ہی پری پول جس دھاندلی کہتے ہیں، ریگنگ کہتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ کی، اور 1/3 کی میجورٹی سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اس سب کے باوجود جو ہے جیتی۔ سیٹوں کے اعتبار سے ہم آتے ہیں کہ جو آپ کا سوال ہے، سیٹوں کے اعتبار سے جماعت اسلامی کے جو ممبران تھے وہ 130 تھے، اور جو پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ اتحاد ہوا ان کے 63 تھے۔ 193 سیٹیں ہماری بنتی تھیں۔ 193 کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی کے 155 اور باقی ملا کر 173 بنتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 173 زیادہ ہیں یا 193 زیادہ ہیں؟ یقینی طور پہ 193 زیادہ ہیں۔ اب معاملہ جو یہاں پر ہوا، جو ہاؤس کے اندر جس دن جو انتخابات تھے، اور اس انتخاب میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ہمارے لوگوں نے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا کہ وہ 31 ممبران کے جو غائب ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں تھے، 27 چیئرمین نہیں تھے، 3 ان کے دیگر نمائندے موجود نہیں تھے جو ریزرو سیٹس کے اوپر منتخب ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جس کی تحریری شکایت آپ کو جو ہے وہ درج کروائی، لیکن اس کے اوپر کہاں ہے سر؟ وہ تو آپ کے رابطے میں تھے نا۔ نہیں، وہ ہمارے رابطہ تو تھا نا آپ کا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ٹیلی فون پہ ایک بار بات ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کو آ کے ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد کوئی رابطہ نہ ہو۔ رابطہ تو رہا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رابطے میں تھے یہ لوگ۔ نہیں، دیکھیں ان سے رابطے میں شروع میں جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں ان سب نے، اور ان کے پارلیمانی لیڈر نے بھی، ان کے خان صاحب نے بھی، ان کی جتنی اعلیٰ قیادت ہے ان سب نے یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پہ جماعت اسلامی کی حمایت کرتے ہیں، نہ ڈپٹی میئر چاہیے نہ میئر چاہیے، غیر مشروط جماعت اسلامی کی انہوں نے حمایت کی، اور وہ رابطے میں موجود تھے۔ لیکن جب انہوں نے اٹھانا شروع کیا، غائب کرنا شروع کیا، تو نہ صرف وہ ہمارے رابطے میں نہیں، نہ پی ٹی آئی کے رابطے میں تھے اور نہ ان کے گھر والوں کے رابطے میں تھے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہ چیئرمین کے جو غائب ہوئے ہیں انہوں نے پہلے سے ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ اپنے گھر والوں اچھا چلیے، یہ آپ کا موقف آ گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سابقہ وزیر اور سینئر مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید ناگوری صاحب۔ جاوید ناگوری صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
जावेद नागौरी साहब पाकिस्तान यानी जमात इस्लामी के तौफीकुद्दीन साहब जो कि इस वक्त जीत के चेयरमैन बन चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्तबा साहब, अमेरिका पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके पार्टी पे बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धांधली की गई है और हमारे मकसद जो वोटर्स थे उनको हिरासा किया गया। खैर अब तो ऊँट एक करवट बैठ गया है, कानूनी नुक्ते से तो वो मेयर और डिप्टी मेयर आपका आ चुका है, लेकिन इसके हवाले से जो ये जो चेमा गोइयाँ हो रही हैं, इसके हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देंगे? सर बड़ा शुक्रिया आपका, और मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो चेयरमैन मुंतखब होकर आए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त कराची में, आज की बात नहीं है, ये काफी जब इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आया था, उस वक्त भी हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, जब जमात इस्लामी का पीटीआई से पैक्ट नहीं हुआ था। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी नंबर 1 थी, लेकिन काफी लोग जो थे उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। हमने तो कहा कि भाई हम जमात इस्लामी जीत कर आई, हम उसकी जीत को कबूल करते हैं, जहां जहां से वो जीते उन्हें हम कबूल करते हैं, हमें ये कबूल करें। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर तो हमें अपने वोट मिले, इनके इत्तातियों के इन्हें वोट नहीं मिले। इन्हें तो अपने इत्तातियों से शिकवा होना चाहिए, हमने तो कोई दोस्त दाखिली नहीं की, ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनके अलायंस जो है। दरअसल बात यह है कि पीटीआई टूट फूट का शिकार हो गई, ग्रुपिंग का शिकार हो गई, और उन्होंने पहले से वादे तौर पर यह कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। उनके सारे पीटीआई के एमपी सर कब कह दिया था, सर कब कह दिया था कि हम इनको वोट नहीं देंगे, ये कब कहा था? सर मैंने देखा उनके जो 30-35 जो लोग बैठे हुए थे, असदुल्ला खान साहब थे। सर वो तो मीडिया ही पे नहीं आ रहे हैं, जिस जमात की आप बात कर रहे हैं वो जमात के लोग तो इस वक्त बेचारे अपने इसका गोशा इख्तियार किए हुए, वो तो आ ही नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर। आपसे कब कह दिया और कैसे कह दिया और कहाँ खबर इसकी नशर हुई? आपने मेरे ख्याल से, आप आसिफ भाई आपके पास भी एक बड़ा चैनल है और चला है, ये काफी चैनल्स पर ये खबरें चली है, उन्होंने वादे तौर पर मना किया है। ये तो आपने नहीं देखा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इन दोस्तों से पूछो कि वादे तौर पर उन्होंने क्लियरली जो है मना किया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। लेकिन सर जिस वक्त आर्ट्स काउंसिल जावेद भाई जिस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में ये मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ मैं भी मौजूद था और आपसे भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन फिर उनको रोका गया, वो आए भी तो थे ना सर, उसके बाद कह लगे कि टाइम ख़त्म हो गया है, ये क्या कहानी थी? सर कोई भी इलेक्शन का एक वक्त होता है, सुबह 9 बजे से आम इंतखाबात में 5 बजे तक होता है, कोई रात 2-2 दिन तक तो इलेक्शन चलता नहीं है। 11 बजे तक टाइम था, 11 बजे से पहले जो चेयरमैन और जो वोटर्स हैं वो जहाँ इलेक्शन हो रही है आर्ट काउंसिल में आ जाए, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमने किसी को रोका हो। जमात इस्लामी को अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए, जमात इस्लामी को सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जमात इस्लामी को किसने यकीन दहानी कराई कि मेयर उन्हीं का बनेगा, वरना अगर कोई और ये तस्लीम नहीं करेंगे तो ये तो इलेक्शन हुए, उसमें हमें वादे तौर पर अक्सरियत हासिल हुई है। अच्छा जावेद भाई, आपसे एक सवाल और मैं करूंगा, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। और सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि कराची में पीपल्स पार्टी का वोटिंग के जरिए पहला मेयर और डिप्टी मेयर आया, इसकी हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और बल्कि पूरा कराची आपको इसकी मुबारकबाद देता है कि पहली बार आए। लेकिन 2 मेयर्स का नाम बड़ा सरे फहरिस्त है जिन्होंने काम किया कराची में, एक है नेमतुल्लाह साहब और दूसरे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने काम किया। क्या इनका रिकॉर्ड आपके ये दोनों मेयर और डिप्टी मेयर तोड़ सकेंगे? सर मेरी अर्ज एक आपसे ये है कि 3 दफा इस शहर में जमात इस्लामी के मेयर रहे और 3 दफा एमक्यूएम के मेयर रहे। उसके बावजूद भी अगर आप मेजर काम कोई एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जमात इस्लामी के लोगों को भी बुलाएं और मुस्तफा कमाल साहब को भी बुलाएं कि शहर में सबसे ज्यादा काम किसने किया है, वो पीपल्स पार्टी ने किया है।
दरअसल जरा बताएं तो, हकीकत ये है कि इन काम तमाम तो पूछें, वो लोगों काम को जरा बताएं जावेद साहब, क्या काम है? सर जरा ठीक काम है, बताएं इसमें पीस पार्टी के। कौन से इसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो बताएं, वो बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं जो किए पीस पार्टी ने पिछले 15 सालों के अंदर, बता दें आप। हेलो जी जी बताएं तो, वो कौन से काम पीस पार्टी ने किए शहर के लिए, वो तो गिनवा दें जरा 2-4। सर, मैं आपको सबसे बड़ा प्रोग्राम तो सॉरी ये हमारे जो लियारी एक्सप्रेस वे है, ये पीपल्स पार्टी का है। चारे अच्छा। पैदल पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अच्छा सफूरा कोट से जो गुलशन इकबाल को जो रोड जा रहा है, उसकी जो उसको एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी ने की है। शारा फैसल की एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी ने की है। आप इस शहर के अंदर हॉस्पिटल देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और एनआईसीवीडी जो एक ऐसा इदारा है कि जहां मुफ्त इलाज हो रहा है। तो अगर किसी को दिख नहीं रहा हो पीपल्स पार्टी के काम, तो मैं उसके क्या कह सकता हूं मैं आपको। अच्छा, इसी पे हम अभी और बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब। मुश्तबा साहब, ये आप पाकिस्तान के मेयर को भी देखते हैं और वहाँ भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या निज़ाम है बल्दियाती, तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए आसिफ साहब, अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बिजली नहीं जाती है, ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर पानी की किल्लत नहीं होती है जी, ये देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, सड़कें खराब नहीं होती हैं, सड़कें मेंटेन होती हैं जी, ब्रिजेस मेंटेन होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज लोगों को मिलती हैं। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है अमेरिका के अंदर किसी बच्चे के पास, पाकिस्तानी अमेरिकन के पास, कि बिजली जा सकती है और पानी जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि कराची के अंदर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी और कराची स्टूडेंट्स काउंसिल को लीड करता रहा हूँ। उस वक्त ये मामला नहीं थे कराची के अंदर। कराची के अंदर ये तनज़्ज़ुल क्यों आई? आपने ब्रिजेस बना दिए, आपने सड़कें बना दी, लेकिन कराची के लोगों को पानी नहीं दे सके। आप मुझे ये बताइए कि मक्का मुकर्रमा जब हम उम्रे के लिए जाते हैं, जब मक्का मुकर्रमा हम हज के लिए जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, साल में करोड़ों लोगों की तादाद वहां टूरिज्म पे होती है और पानी की कोई कमी नहीं होती, जबकि वहां कोई दरिया नहीं है, वहां बारिश नहीं होती है, डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सक्सेसिव मेयर्स ने कराची के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट क्यों नहीं डाला? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, ये बात है डॉक्टर साहब के हम फौरन ये बोलते हैं कि अमेरिका में ऐसा है या जापान में ऐसा है, वहाँ का कानून ऐसा है, वहाँ की बात ये हमारे बड़े बड़े वजीर और हमारे ये सब करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करते कि कराची, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पानी मुसलसल मिलता है, वहाँ बिजली नहीं जाती है, वहाँ रोड टूटे हुए नहीं हैं, वहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ पे यानी कि अगर बरसात हो, पानी हो तो वो रोडों पे नहीं जमता है, बल्कि एक आम शहरी को जैसे कि बर्फ़बारी होती है या कुछ होता है उसको सहूलियात फराहम की जाती हैं। जब हम वहाँ की बात करते हैं और पाकिस्तान में बताते हैं कि वहाँ का कानून ऐसा नहीं है, यहाँ पे कानून ऐसा है, या वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऐसी है, तो मैं जावेद नागोरी साहब से ये पूछने की कोशिश करूँगा कि जब हम वहाँ की बातों को कोट करते सर, तो ये इन चीज़ों को कोट क्यों नहीं करते कि ऐसा निज़ाम आए हमारे मुल्क में भी? डॉक्टर, मैं आसिफ भाई मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करता हूँ कि मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अमेरिका या लंदन के अंदर इस्लाम के नाम पर वोट लिए जाते हैं, मजहब के नाम पर वोट लिए जाते हैं, निशानियत के नाम पर वोट लिए जाते हैं, मतलब के नाम पर वोट लिए जाते हैं। जब आप इस तरह की सियासत का खात्मा नहीं करेंगे, आप इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं करेंगे, ये शहर तरक्की नहीं करेगा। हमें अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान का मुकाबला हम अमेरिका से नहीं कर सकते। चीजों को दुरुस्त करने की सिमत में जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो कराची के शहरियों ने फैसला किया है कि अब जब आपने देखा कि यहाँ लिसानियत की सियासत को फरोग दिया जाता था और जमात ने इस्लाम के नाम पर वोट लेते हैं, वहाँ इस तरह की नहीं होती है, वहाँ अपने काम से वोट मिलते हैं, वहाँ किरदार से वोट मिलते हैं। तो काफी चीजों में फर्क है। अमेरिका और कराची के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है भाई। सर जावेद नागोरी साहब, सिर्फ यही नहीं है कि जमात के नाम पे या दीन के नाम पे वोट लिया जाता है, रोटी कपड़ा और मकान देने के ऊपर भी वोट लिया जाता है। इसी पे हम और बात करेंगे। यहाँ हुआ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद मैं जैसे मसाइल पर तो वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन मतलब के ऊपर वोट नहीं मांगे जा सकते। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है इस वक्त बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जो बात उन्होंने कही है कि जी जमात के नाम पे या इस्लाम के नाम पे वोट नहीं यहाँ दिए जाते हैं, या इसके हवाले से या फ़िरके वारियत के हवाले से वोटिंग होती है क्या? सर, एक तो मेरा ख्याल है शायद मालूमाती कमी है, कुछ ताख़ीर से भी शरीक हुए जावेद साहब। इस शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के अंदर लोग खिदमत के जज्बे के तहत लोग वोट डालते हैं, और इसी वजह से जमात इस्लामी इस शहर के अंदर 3 दफ़ा मेयर रही है, जिसका इन्होंने अभी इजहार भी किया है। और इस बार भी शहर कराची के अंदर, जिसको कह रहे हैं कि शहर कराची के लोगों ने इनको वोट दिया है, इसका जवाब मैं दे चुका था कि शहर कराची के अंदर 9 लाख के करीब वोट हमने लिए, 3,16,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, जिसको कह रहे हैं पूरे शहर ने इनको जो मुंतखब किया है। इस शहर के अंदर जो खिदमत करता है लोग उसको जो परवान चढ़ाते हैं। 3 दफा इस शहर के अंदर जमात इस्लामी का मेयर रहा, ये 4थी बार जमात इस्लामी का मेयर आना था, कि जिसके ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने इस शहर के अंदर बहुत कुछ किया है। इस शहर का हाल देखिए, ये शहर जो पाकिस्तान को 67% और सूबे को 97% रेवेन्यू देता है, यहाँ के शहरी पानी से महरूम है। यहाँ के शहरी सेवरेज के बुनियादी निजाम यहाँ पर जो वो मौजूद नहीं है। यहाँ के शहरी सड़कों से जो महरूम है। जावेद साहब पता नहीं किस सड़कों की बात करें, जरा निकले तो शहर कराची की गलियों के अंदर सड़कों का हाल तो देखें। पार्क नाम की कोई जगह नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो कब्जे हो गए। निमतुल्लाह खान साहब और सत्तार अगवानी साहब जब शहर के मेयर थे, तो ये वो दौर था कि जो शहर कराची का सुनहरा दौर था। जिस शायर फजल की बात कर रहे हैं, सत्तार अगवानी साहब के दौर में ये शायर फजल धुला करती थी रातों को। ये कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा, आप अपने बुजुर्गान से पूछिएगा, बताएंगे वो आपको शहर कराची के अंदर। सत्तार जरा सुन ले, अभी तो 2 मिनट रुक जाए, आपकी बात मैंने बात बड़े तवज्जो से सुनी थी। सत्तार अगवानी के जमाने के अंदर इस शहर के अंदर पानी का निजाम K1 और K2 मंसूबा आया। सत्तार अगवानी के जमाने में इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है वो लाया गया। सत्तार अगवानी के जमाने में सर्कुलर रेलवे चलाई गई, जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे उनको पॉइंट फराम किए गए। मैं क्या क्या बातें गिनवाऊं। सत्तार अगवानी के बाद निमतुल्लाह खान साहब का जमाना था। निमतुल्लाह खान साहब के 4 साल के सिर्फ मुख्तसर अरसे के अंदर इस शहर को 32 नए कॉलेजेस दिए, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस जो है वो बनाए गए, हर टाउन के अंदर एक मॉडल पार्क बनाया गया। तमाम जितने शहर कराची के पास साहब वो सारे आबाद किए गए। K3 मंसूबा मुकम्मल किया गया, कम वक्त कम लागत के अंदर मुकम्मल किया गया, और K4 मंसूबे की पूरी फैसिलिटी बना के छोड़कर गए 2005 के अंदर। 2023 के अंदर पीपल्स पार्टी पिछले 15-18 सालों से इस सूबे के अंदर मौजूद है। जरा पूछे तो वो K4 मंसूबा कहां है, वो सर्कुलर रेलवे कहां है। 4-4, 5-5 दफा इन K4 का तो अभी ऐलान किया गया था, वजीर आजम साहब भी करके गए हैं। ऐलानिए 5वीं बार इफ्तिताह किया इन लोगों ने, ये 4थी 5वीं बार इफ्तिताह कर रहे हैं किसियार मंसूबे का भी, और ये जो K4 मंसूबा है उसका भी। तो जो प्रोजेक्ट जो है वो उस वक्त आज से 17-18 साल ठीक है, आपका मौकिफ आ गया, आपका पॉइंट मुझे मिल गया है। जावेद साहब, अब क्योंकि आपके मेयर हैं, आपकी हुकूमत है, डिप्टी मेयर भी आपके आ गए हैं, तो पहली तरजीह क्या है कराची के लिए? आप किन इशूज़ पे ज़्यादा समझते हैं कि पहले काम होना चाहिए? देखिए, मसाइल कराची शहर के बहुत हैं। मेरे भाई ये जो खिदमात जो गिनवा रहे थे ना, इन्हीं के दौर में, उस जमाने में जब अब्दुल सत्तार अगवानी आए थे तो हमारे वोट ज्यादा थे। हमारे काउंसलरों को अगवा करके अब्दुल सत्तार अगवानी को जितवाया गया। ये 1979 की बात है। लेकिन कच्ची आबादियां गैर कानूनी तौर पर इन लोगों ने ज़ियाउल-हक के साथ मिलकर यहाँ बसाई, शहर का सत्यानाश किया। इन्होंने दहशतगर्दों को सपोर्ट की। जिन्होंने चाइना कटिंग की है उनको क्यों नहीं बोलते कि जिन्होंने शहर के अंदर चाइना कटिंग करके पार्क खत्म कर दिए, उसमें कोई पीपल्स पार्टी मुलविस है? उसमें कौन लोग मुलविस है? यहाँ कहां से जो है इलीगल लोगों को जो है सपोर्ट की गई और कराची में बसाया गया उन्हें? जावेद साहब, एक बात तो सच है, जावेद साहब मौजूद है, पहले भी अभी भी मौजूद है। एक मिनट, पहले भी हुकूमत का हिस्सा थे, अभी भी उनके साथ, अभी भी वो आपकी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। आपने तो बड़ा हनीमून पीरियड उनके साथ गुजारा है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर। तो सारे उन्होंने जो है वो सिंध के अंदर और उन्होंने कराची के अंदर मिलकर तो सारा गेम खेला है। जावेद साहब, मैंने आपसे सवाल किया है सर, मैंने आपसे सवाल किया है कि अभी आपके पहली तरजीह क्या है, किन चीजों पे काम किया जाएगा? अभी वजीर आजम साहब आए थे, बिलावल साहब भी मौजूद थे, K4 के मंसूबे पर काम किया है। कराची शहर को बहुत मसाइल है। ये नहीं कहता हूँ कि कराची जो है जन्नत का जो है वो माहौल पेश किया हुआ है, यहाँ पर नहीं, मसाइल है। मैं अपने भाइयों से ये कहता हूँ, ये जज्बाती ना हो। हमने भी इन्हें 3 दफा बर्दाश्त किया यहाँ पर इस शहर के अंदर, NQM को भी बर्दाश्त किया। अब ये तामुल से बर्दाश्त करे, सब्र करे, 5 साल इंतजार करे,
और हमारे साथ मिलकर इस शहर की खिदमत करें। जरूरत है, इधर जरूरत है तमाम। सर ठीक है, ये तो माजी था। अब मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, कराची के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। पार्क्स यहाँ नहीं है, मॉडल पार्क्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। कोई इंटरटेनमेंट की ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे फैमिली के साथ जाके इंटरटेनमेंट को हासिल कर किए जा सके। अब आपकी पहली तरजीह क्या है? मेयर, डिप्टी मेयर आपका है, हुकूमत आपकी है सिंध में, तो आपकी पहली तरजीह क्या है कि ये कराची की आवाम के लिए कोई सहूलियात आप दे सकें? क्या तरजीह है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। देखिए, सबसे पहले तो कराची का जो सबसे बड़ा मसला है यकीनन पानी का मसला है। कराची शहर मिनी पाकिस्तान है। हम कराची को लाहौर से देखें आसिफ भाई, थोड़ा तसल्ली से और तामुल से अगर हम सुने इसको, कराची को हम दूसरे सूबों से मिलाएं तो कराची एक अलग शहर है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। यहाँ सबसे बड़ा बुनियादी मसला सर पालता तो है, लेकिन इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों हो रहा है फिर? सर ये तो किसने किया है सौतेली माँ का? हमने किया है उसके अंदर। सर ये तो आप ही बता सकेंगे ना किसने किया और किसने नहीं किया। हम तो ये देखते हैं कि आपकी हुकूमत है सर। सर 15 साल हमारी हुकूमत इस शहर के अंदर भी नहीं रही है, जिस तरह ये कहते हैं। अगर ये गिनवाऊं तो 15 साल ये हुकूमत कर चुके हैं, 15-20 साल एमपी में हुकूमत कर चुकी है। अब ये हमारी अगर सपोर्ट करेंगे तो शहर में पार्क भी बनेंगे और काफी हद तक पार्क बने भी है। और काफी हद तक हमारी कोशिश ये है कि शहरियों को जो बुनियादी हुकूक है वो हम उन्हें दे सकें। तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ये अज़म रखती है कि शहरियों को, जिस तरह शहर के लोगों ने हम पर एतमाद किया है, और मेरे भाई कह रहे थे 9 लाख वोट दिए हैं, तो वोट मेरे भाई हमने भी लिए। आपके पास तो एक एमपी एमएलए की सीट भी नहीं है। 3,16,000 वोट लिए भाई। अब सुन लेना भाई, सुना तो रहा हूँ, 3,16,000 वोट लिए आपने। सुन तो लेना, आप सुन लेना। अब मैं तो नहीं बोला। अब आप खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा ना। तो आप तो इतनी लंबी तकरीर कर रहे हैं, आप अपने जवाब पे आ रहे हैं। जो सवाल क्या है उसका जवाब दें आप। सर यही इसी को तो हम कहते हैं कि ये रुजत पसंदी है, किसी और की बात बर्दाश्त नहीं होती। आप ठीक है जी जावेद नागौरी साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है, मैं इसको आगे लेके चलूंगा। उनकी जो ये सीटें मिल गई है, वरना मैं नहीं समझता हूँ कि शहर में आपको कोई लोग वोट मिलते थे। ये दुआ करें एमक्यूएम को, वो अगर बायकाट नहीं करती थी तो आप इस तरह के वोट नहीं ले सकते थे। अच्छा हाँ, इससे भी कुछ असरात आए हैं कि एमक्यूएम ने बाइकाट किया, एमक्यूएम के बाइकाट करने से भी कुछ थोड़ा सा असर पड़ा है। आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। मैं आऊंगा डॉक्टर मुश्तबा साहब की तरफ। डॉक्टर मुश्तबा साहब, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? कराची के हवाले से क्या करना चाहिए? सिर्फ 2 बात आपसे कहूंगा और आपके ऑडियंस से। पहली चीज ये कि हम इसको किस नजर से ओवरसीज पाकिस्तानीज या कराची की वो आबादी जो पाकिस्तान के बाहर रहती है वो किस नजर से देख रही है। ये इंतखाबात के अंदर कुल 12% वोट पड़े हैं और 12% वोट के अंदर 4 और 6% वोट लेने के बाद इस कराची की पर हुकूमत करने का बोझ लोगों को मिल रहा है या क़यादत को मिल रहा है। अगर ये इलेक्शंस अमेरिका के अंदर होते और 12% इंतखाबात में वोट पड़ते तो इलेक्शन रीरन होता। There is no democracy in the world where 12% votes are being casted and people getting 4 to 6% of votes, वो अपना राइट कहें हुकूमत करने का, ये कहीं नहीं होता। ये डेमोक्रेसी नहीं है और ये डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ वर्जी है। अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है और कराची के इलेक्शन के अंदर लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो गए, 88% लोगों ने वोट नहीं डाला है। दिस इज अ सीरियस थिंग एंड दिस शुड बी नोटिस्ड। पॉलिटिकल पार्टीज तो चाहेंगी कि वो आकर इख्तिदार में बैठें और हुकूमत करें, लेकिन उनको राइट क्या 88% लोगों ने दिया? नहीं दिया। ये इलेक्शन कतई फार्स इलेक्शन है। ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक मीन्स को फॉलो नहीं करता है। नंबर 1। नंबर 2, कराची का सबसे बड़ा मसला आज नहीं, सारा साल से जितने मेयर्स भी कराची के अंदर आते रहे, उन्होंने पाकिस्तान कराची का बुनियादी मसला पानी का आज तक हल क्यों नहीं किया? ब्रिजेस बनाए, अगर ब्रिजेस के लिए फंड्स थे, अगर सड़कों के लिए फंड्स थे, अगर पार्क्स बनाने के लिए फंड्स थे, तो पाकिस्तान कराची के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट डालने के लिए फंड क्यों नहीं था? इसका क्या जवाब है? जी मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप इन मामलात के हवाले से क्या कहेंगे कि पानी का मसला है, रोड्स का मसला है, सेवेज का मसला है,
جی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں صاحب، ایک تو تھوڑی میں ڈاکٹر صاحب کی معذرت کے ساتھ بات کی تصحیح کروں گا کہ 22% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور یہ تناسب بالکل یہ 22% بھی کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات 1:30 بجے تک اگر الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت اگر فیصلہ نہ کرے کہ صبح انتخاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ اس میں پھر یہی رزلٹ آ سکتا ہے، اتنے ہی لوگ جو ووٹ ڈالیں گے کہ جتنے لوگوں نے جو ووٹ ڈال دیا۔ آخری وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ پانی کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، اور بتا چکا ہوں کہ اس شہر کے اندر پانی صرف جماعت اسلامی کا میئر ہی لے کر آیا، K1 منصوبہ، K2 منصوبہ، K3 منصوبہ، یہ سارے جماعت اسلامی کے میئر لے کر آئے، اور K4 منصوبے کی فیزیبلٹی بنا کر گئے تھے، جو کہ آج تک مکمل نہیں ہوئی، نہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا اور نہ صوبائی حکومت نے جو ہے اس کو کیا۔ تو ہم تو اس وقت شہر کے جتنے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے، اب آپ ایز اے چیئرمین آ گئے ہیں، آپ کے کافی نمائندے چیئرمین کی حیثیت سے، کونسلرز کی حیثیت سے آ گئے، اب آپ مل کے کام کریں گے یا کہ اسی طرح سے اسٹرائک ہوگی، اسی طرح سے معاملات بکھرے رہیں گے؟ سر دیکھیں، ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن چل رہی ہے، ابھی تو نوٹیفیکیشن بھی روکا ہوا ہے، ابھی تو یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ابھی تو وہ 31 لوگ جو لاپتہ ہیں وہ ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے۔ ابھی جو ہمارے جاوید صاحب معذرت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی ویڈیوز پر چلیے، اسی کے اوپر وہ ویڈیو بھی چلیے کہ جس کے اندر وہ اس نے پہلے سے ویڈیو بنا کر، اسد اللہ خان جن کا نام ہے، انہوں نے بتایا کہ مجھے پر بہت پیپلز پارٹی کا پریشر ہے، جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ میں کس وقت اٹھا لیا جاؤں، تو میں اسی لیے اپنے بھائی کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے دے کے جا رہا ہوں، اور وہ ویڈیو بعد میں وائرل بھی ہے اور ان سوشل میڈیا کے اوپر وہ چلی ہوئی ہے اور چینلز کے اوپر بھی چلی ہے۔ اب لوگ رابطے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ اپنا حال بتانا شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ یہ سارے معاملات ہیں وہ بھی آ جائیں گے، جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اپنا حال بیان کریں گے، اور جو کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں تو فیصلہ ہونا باقی ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا اگر کورٹ ہماری ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے، اور اگر یہ لوگ ہمارے بازیاب ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جو رول اپنا ادا کرنا چاہیے تھا اس نے وہ رول اپنا ادا نہیں کیا، جب ہاؤس کے اندر اسی الیکشن کمیشن نے صرف اس بنیاد کے اوپر، چونکہ نفری موجود نہیں ہے، سیکورٹی موجود نہیں ہے، 6 مہینے تک انتخابات جو ہے وہ ملتوی رکھے اس ہاؤس کے اندر، جس کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے چیئرمین ہی موجود نہیں تھے، وہ انتخابات انہوں نے جو کروا دیے۔ بہرحال ابھی تو ہو گئے، ابھی تو ہم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا آنے والا یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہے۔ میں جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ اب وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمیشہ جھگڑا رہا ہے بجٹ کے اوپر، کراچی کے بجٹ پہ ہمیشہ جھگڑا رہا ہے، پھر آپ نے یعنی کہ وہ بنا دیا، آپ نے ضلع بنا دیا، ٹھیک ہے، پہلے ٹاؤنز ہوا کرتے تھے، پھر ضلع بنا دیا گیا، اور کئی یعنی کہ علاقوں کو آپ نے ایک ساتھ ملا کے اس کو ضلع کر دیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کے ووٹوں کا اوپر ذرا کافی اچھا اثر پڑا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کا مسئلہ اب حل ہو جائے گا یا وہی رہے گا کہ ہمیں بجٹ نہیں ملا، ہم کراچی کی ترقی کے لیے کیسے کام کریں؟ جیسے کہ وسیم اختر صاحب روتے رہے، گاتے رہے ہمیں بجٹ نہیں ملا، اور دیگر بس اب جو بھی ایڈمنسٹریٹر یا وہ آئے میئر کراچی انہوں نے رونا رویا ہے۔ تو اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں انشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب عوام کی بات آتی ہے تو ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ سندھ حکومت انہیں گرانٹ بھی دیتی تھی، دیکھیں طریقہ کار جو ہے ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سالوں کے مسئلے، بگڑے ہوئے مسئلے ہیں یہاں پر، یہاں کافی مشکلات ہیں، ہمیں تمام لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے 30-31 ساتھی نہیں آئے، تو یہ سر آصف بھائی یہ 9 تاریخ سے پہلے ہی، جو یہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے یہ لوگ ان کی برملا یہ اظہار کر چکے تھے، پی ٹی آئی کی اپنی گروپنگ کا شکار ہوئے تھے اور ان کی ایک دوسرے سے ناراضگی تھی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے چیئرمین کو اس میں اعتماد میں لے کر نہیں کیا ہے۔ اب یہ کورٹ جائیں گے، جہاں جائیں گے، سارے راستے ان کے لیے کھلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ بھی یہی فیصلہ دیں گے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر شہر کی خدمت ہی کرنی ہے نا، آپ کو خدمت کرنی ہے یا میئر کا وہ لینا ہے، آپ عوام کی خدمت کرنی ہے، کراچی کی خدمت کرنی ہے۔ جاوید صاحب آپ کا موقف میرے پاس آ گیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں بس ایک چیز کی تصدیق کروں گا کہ کورٹ کے اندر جو ہم گئے ہیں وہ کورٹ میں اس
31 लोगों की गुमशदगी भी नहीं गए, बल्कि ये जो बाहर से पैराशूटर जो इन्होंने लेकर आए हैं, इस लॉ के ऊपर वहां पर उसको चैलेंज किया है। ये हमारा मुतालबा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुतालबा नहीं माना जब इनकी सारी वो इन्होंने अपने जो हरबे इस्तेमाल कर रहे थे वो कर लिए, तो उसके बाद फिर एक पैराशूटर को जो लेकर आए, इस पे कोर्ट पे गए और इंशाल्लाह इसको चैलेंज किया, इस पे फैसला आएगा। चलिए देखते हैं अदालत का यहाँ पे क्या फैसला आता है। डॉक्टर मुश्तबा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कराची हमेशा इग्नोर होता रहा है। सिर्फ वो दौर जो मुशर्रफ साहब का था, जिसके अंदर मुशर्रफ साहब ने कराची को फंडिंग की, उस वक्त कराची के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, लेकिन प्रायोरिटी कराची के अंदर पानी के मसले को नहीं दिया गया। कराची के अंदर टैंकर माफिया रूल करती रही और आज भी कराची को टैंकर माफिया रूल कर रही है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ कराची, और कराची की फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्तबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। और इसी के साथ ही नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे कि कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पे अगर पानी नहीं होगा तो यकीनन लोग प्यास से मर जाते हैं। अगर यहाँ पे सड़कें नहीं होंगी तो हम तिजारती काम कैसे करेंगे, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। अब कराची की तरफ खुसूसी तौर पे तवज्जो देना होगी, जो कि लोगों ने काम नहीं किए अब वो काम करने होंगे। और पीपल्स पार्टी पे इस वक्त बहुत बड़ा बोझ आन पड़ा है, क्योंकि अब उनकी तरफ तमाम जमातें ही नहीं बल्कि ये कराची की आवाम भी देख रही है कि ये हमें क्या रिलीफ देंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर और ये हुकूमत क्या आवाम को देती है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।